हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कोई भी टर्म्स हैं, इकोसिस्टम है, इकोटोन है, नीच है, बायोस्फीयर है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम एंड इट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हम इन डेप्थ जो है, जो कोई भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सभी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स हमने इकोसिस्टम के बारे में पिछले चैप्टर में ही देखा हुआ था। एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। जो कोई भी सराउंडिंग्स इंसान की या फिर इंसान की नहीं, एक ज़िंदगी जो सस्टेन होने के लिए ज़रूरी है, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। जहाँ पर आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स भी, यानी कि जो आपकी नज़र को दिख भी नहीं सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, वो भी वहाँ पर जो है अवेलेबल होंगे। वेदर, क्लाइमेट वगैरह, लैंडस्केप, इन सभी को जो है, सभी का मिश्रण जो है एक ज़िंदगी बसरने के लिए, एक ज़िंदगी वहाँ पर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस एरिया को, उस जियोग्राफिकल रीजन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड, वास्ट एंड कंप्लीट डायनामिक सिस्टम। हमने ऑलरेडी देखा कि हर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके फंक्शंस वगैरह अलग होते हैं। तो बहुत ही एक डायनामिक एक सिस्टम है, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है सिस्टम है, जिसकी स्टडी जो है इकोलॉजी हम कहते हैं। इट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। कहीं पर भी इकोसिस्टम हो, वहाँ पर 3 मेजर अलग अलग सब कैटेगरीज होते हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो कॉमन होते हैं हर इकोसिस्टम में लाइफ सस्टेन करने के लिए। सबसे पहला एनर्जी फ्लो, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए। देखिए, जब मैं ज़िंदगी कहूँगा तो सिर्फ इंसानी ज़िंदगी नहीं, हर ऑर्गेनिज्म की, प्लांट है, एनिमल है, सभी के लिए। तो एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, एनर्जी कहाँ से ले रहा है, कौन और किस तरीके से दे रहा है। दूसरा जो है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, तो उस न्यूट्रिशन का जो मामला है वो किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में जो है दूसरा मेजर हेड है जिसके बारे में हमें इकोसिस्टम में पढ़ना है। और तीसरा जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से एज अ टाइम जो है गुजर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट्स हमें किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात लें तो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक वो किस तरीके से मूव हो रहा है, इकोलॉजिकली सक्सेशन उसका किस तरीके से हो रहा है, इन सभी के बारे में भी पढ़ाई की जा सकती है। तो ये 3 जो है अलग अलग हेड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स आप कह लें इकोसिस्टम के बारे में, जो हर इकोसिस्टम में सेम होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एनर्जी, तो आइए सबसे पहले इस स्पेसिफिक से चैप्टर में हम एनर्जी साइकिलिंग और एनर्जी से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आगे के चैप्टर में न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी इज बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ज़िंदगी जीने के लिए जो कोई भी आपको एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो है, जो एक फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसे एनर्जी कहते हैं। तो जो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आप करते हैं, खाना जो आप खाते हैं उसे गलाने के लिए, चलना फिरना, सोना करना, जो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस अनसीन फोर्स को, जो कि आपकी ज़िंदगी का पुशिंग फैक्टर है, उसे एनर्जी कहा जाता है। The flow of energy from the producers to top consumers is called energy flow, which is unidirectional। तो एक ही डायरेक्शन में इस एनर्जी का फ्लो होता है, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पिरामिड हमें बहुत खूबसूरती से रखा गया है, जिसे एनर्जी पिरामिड कहा जाता है। यानी कि हम एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर हमें ग्रास वगैरह देखने को मिलता है। इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली जो है प्रोडक्शन यहीं से शुरू होती है। ग्रास वगैरह जो है वो उगता है लैंड पर, और उसे जो है एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है रैबिट्स में। फॉर एग्जांपल, हमने बस एक ही कम्युनिटी की यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है। तो रैबिट्स जो है इस घास वगैरह को लेते हैं, तो इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरीली कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पर ग्रास को जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जा सकता है या फिर प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। तो इन ग्रास को जो है ये रैबिट्स वगैरह खा रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इन्हीं रैबिट्स वगैरह को सांप वगैरह खा रहे हैं, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और यहाँ पर भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी भी लॉस हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर नहीं मिलेगी, जितनी एनर्जी यहाँ पर है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे टोटल जो है हमें टेरिशरी कंज्यूमर्स देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर और कोई दूसरे कंज्यूमर्स नहीं है, इनके ऊपर जो है वो बस डेथ ही होती है, और इसके बाद अगेन जो है वो यहाँ पर रिसाइकिल किए जाते हैं, यानी कि डिकम्पोज वगैरह होते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे एक एनर्जी पिरामिड कहा जाएगा, और ये यूनी डायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। तो इसे एनर्जी पिरामिड कहेंगे कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक जा रही है।
The study of trophic level interaction in ecosystem gives an idea about the energy flow through the ecosystem. तो अलग अलग ट्रॉफिकल लेवल्स में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। अभी हमने देखा ग्रास से लेकर रैबिट से लेकर स्नेक से लेकर ईगल। तो इसी तरीके से हम जब इंडिविजुअली इस तरीके के इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है पूरे इकोसिस्टम में। ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस डील्स विद हाउ द मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स। अलग अलग जानवरों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होते हैं। तो इस तरीके के ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सा लेवल जो है कितना न्यूट्रिशनल नीड है और उसे बाकी के लेवल में जो है कितना न्यूट्रिशनल नीड जरूरत पड़ रही है और ये पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल से कितना न्यूट्रिशन ग्रैब कर रहा है, यानी कि एनर्जी फ्लो के लिए। इन सभी के बारे में वहां पर पढ़ाई की जा सकती है। द ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स। तो इसी तरीके के ट्रॉफिक लेवल के अलग अलग इंटरेक्शंस में तो हमें 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फूड चेन, दूसरा फूड वेब और तीसरा जो है इकोलॉजिकल पिरामिड। इन सभी के बारे में आइए इन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है फूड चेन। दरअसल फूड चेन होता क्या है? देखिए, ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रॉफिक लेवल। हर जो कोई भी प्राणी है वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता ही करता है। तो ये अलग अलग ट्रॉफिक के जो लेवल्स होते हैं वो एक दूसरे पर फीड करते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म जो है उनका होता है। दैट इज वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर अदर। तो कहीं ना कहीं हम जब किसी प्रोड्यूसर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर किसी कंज्यूमर का खाना बन रहा है और जो कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर, अभी जैसे कि हमने देखा, देखिए बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सनलाइट वगैरह जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसके, ग्रास के लिए। और एक ग्रास जो है अगर एक डीर जो है वो वहाँ पर कंज्यूम करता है और डीर पर डिपेंड करने वाला एक लायन होता है कार्निवोरस, जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। और लायन को जो है इसके बाद लायन को तो कोई कंज्यूम नहीं करता, लेकिन लायन जो है वो मरता है, उसके बाद वो डिकम्पोज होता है, अगेन जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा बनता है। तो इस पूरे एक चेन को हम फूड चेन कहेंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक तौर पर डील करना, एक स्पेसिफिक तौर पर स्टडी करना कि कौन सी कम्युनिटी या फिर कौन सा ट्रॉफिक लेवल जो है दूसरे ट्रॉफिक लेवल से किस तरीके से इंटरैक्ट करता है। A sequence of organisms that feed on one another form of food chain। तो एक स्पेसिफिक चेन को बताना इसे फूड चेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रॉफिक लेवल जो है वो किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल का फूड बन रहा है, तो इसे फूड चेन कहेंगे। A food chain starts with producers and ends up with top carnivorous। तो बेसिकली ग्रास जो सॉइल वगैरह होती है वो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और आखिर में एंड में हम देख सकते हैं जो कार्निवोरस होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी इन्हें कहा जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है फूड चेन का। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म है जिसके बारे में हमें जानना है वो है फूड वेब। देखिए, अब हमने चेन कहा तो स्पेसिफिक एक ही एग्जांपल हमने देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लायन जो है वो सिर्फ डीर को खाते हैं, लायन किसी और चीज़ को भी खा सकता है पेट भरने के लिए। तो ऐसा अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स नेचर है फूड साइकिल का, एनर्जी जिस तरीके से हम एक दूसरे से लेते हैं, तो उस पूरे वेब को जो है फूड वेब कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑफकोर्स एक ट्री है, उसे गोट भी कंज्यूम कर सकता है, रैबिट भी कंज्यूम कर सकता है, माउस भी कंज्यूम कर सकता है, एंड इनडायरेक्टली माउस को जो है फिर से रैबिट एंड अगेन आउल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नेक वगैरह भी खा सकता है, एंड स्नेक को अगेन ईगल जो है वो कंज्यूम करता है। अब बिल्कुल वैसा ही जैसे कि गोट है, गोट अगेन यहाँ पर फॉक्स या फिर जैकल जो है वो वहाँ पर उसे कंज्यूम कर सकता है, एंड अगेन लायन जो है उसे मार के खा सकता है। या फिर इस पूरे एक फिनोमेना को जो है हम फ्लिप कर सकते हैं, डायरेक्टली गोट को जो है लायन भी खा सकता है। तो इस तरीके से फूड फ्लो को, एनर्जी फ्लो को अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के साथ प्रोवाइड करना और उसे डिपिक्ट करना, उसे फूड वेब कहा जाता है। तो ये पूरा जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है फूड वेब का। लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझनी है, वो है कि फूड चेन में जैसे कि हमने देखा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि कार्निवोरस होते हैं वो एंड होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रीज जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और आखिर में जो है कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, और इनके बाद जो है अगेन डेथ है और उसके बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो बन जाते हैं उनके बॉडीज के डिकम्पोज होने के बाद। तो फूड वेब illustrates all possible transfers of energy and nutrients among the organisms in an ecosystem, whereas a food chain traces only one pathway of the food। एक ही पाथवे में जब हम इस तरीके के एनर्जी फ्लो को बताते हैं तो उसे फूड चेन कहते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नेचर को, इस तरीके के एनर्जी फ्लो को जब हम डिपिक्ट करते हैं तो उसे फूड वेब कहा जाता है।
Ecological pyramids, again one of the most important. The steps of trophic levels expressed in a diagrammatic way are referred as ecological pyramids. The food producers form the base of pyramid and the top carnivores form the tip. Other consumer trophic levels are in between. यानी कि शुरुआत किससे होती है एनर्जी फ्लो की और ख़त्म कहाँ पर होता है, इसे हम अगर एक डायग्रामेटिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाएगा. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ग्रास जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं. ग्रास हॉपर्स उनका इस्तेमाल करते हैं. इंडीड ग्रास हॉपर्स को फ्रॉग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं. फ्रॉग्स को जो है स्नेक्स कंज्यूम करते हैं. अल्टीमेटली स्नेक्स को ईगल कंज्यूम करता है. लेकिन ईगल के ऊपर जो है कोई और कंज्यूमर नहीं है. ये कार्निवोरस है. ये एक्सट्रीम या फिर एक सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह आप कह सकते हैं. और इसके बाद जो है बस इसकी डेथ, इसके बाद इसे डिकम्पोज होता है और वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स का एक हिस्सा बनता है. तो इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है. बायोटिक इंटरैक्शन हमने ऑलरेडी देखा. बायोटिक यानी कि जिंदा जो कोई भी कंपोनेंट है. एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग. तो बायोटिक इंटरैक्शन किस तरीके से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन. ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दिस अर्थ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर इन वन और मेनी वेज. जाहिर सी बात है कि हर इंसान या फिर हर जिंदगी जो है कोई भी हो सकता है, एनिमल, प्लांट, इंसान वगैरह, वो कहीं ना कहीं किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता ही है. यानी कि वो इंटरलिंक है, नॉट जस्ट इन वन वे बट इन मेनी वेज. द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एज अ होल. तो जाहिर सी बात है कि इन सभी का जो एक वेब होता है, उन सभी को मिलाकर ही एक लाइफ जो है वो बनती है. पूरा एक सिस्टम ही है जिसके बारे में हम इस इंटरैक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फंडामेंटल है किसी भी जिंदगी के सर्वाइव होने के लिए. टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरैक्शन. अलग अलग जो जिंदा जो चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. सबसे पहला म्यूचुअलिज्म. बोथ स्पीसीज बेनिफिट. यहाँ पर म्यूचुअलिज्म उस फिनोमिना को या फिर उस इंटरैक्शन को कहेंगे जहाँ पर दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in pollination mutualism, the pollinator gets food, that is pollen or nectar, and the plant has its pollen transferred to other flowers for cross fertilization, that is reproduction. जो कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह जो प्लांट्स वगैरह पर जाते हैं, फ्लावर्स वगैरह पर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर नेक्टर वगैरह उन फ्लावर्स से मिलता है. लेकिन इनडायरेक्टली वो फ्लावर्स वगैरह जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, उन फ्लाइज वगैरह का इस्तेमाल करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, ताकि रिप्रोडक्शन हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो. यहाँ पर एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाया जा रहा है. दोनों जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और दोनों जो है बेनिफिट पा रहे हैं. इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है कमेंसलिज्म. वन स्पीशीज बेनिफिट्स द अदर इज अनअफेक्टेड. एक स्पीशीज जो है वो बेनिफिट ले रहा है लेकिन दूसरे स्पीशीज को किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं है, या फिर उसे हार्म भी नहीं पहुंचा रहा जा रहा है, बस उसे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, काउ डंग प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू डंग बीटल्स. द बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द काउस. तो जो डंग बीटल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़्यादातर काउडंग पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए काउडंग जो है वो फूड होता है और शेल्टर भी होता है, वो उसी में जीते हैं. लेकिन इनके बीटल्स के इन काउडंग को इस्तेमाल करने से काउ पर किस तरीके का इफेक्ट? कोई भी नहीं. लेकिन यहाँ पर काउडंग जो है वो बीटल्स के लिए सब कुछ होता है. तो इस तरीके से इसे कमेंसलिज्म कहा जाएगा, जहाँ पर एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है लेकिन दूसरी स्पीशीज को किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही हार्म भी पहुँच रहा है. Competition, third most important biotic interaction, that is both species are harmed by interaction. दोनों की खराबी आती है जब compete करते हैं. Example, if two species eat the same food and there isn't enough for both may have access to less food than they would if alone. They both suffer a shortage of food. तो स्पेसिफिक मान लेते हैं कि दो शेर हैं, एक ही डीर है, वहाँ पर दोनों को शेयर करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का जो है वो आधा ही पेट भरा हुआ है, यानी कि दोनों को जो है यहाँ पर हार्म पहुँच रहा है. अगर एक डीर होता तो एक लायन उसे खा लेता, पेट भरता और उसे जो है इफेक्टिव एनर्जी मिल जाती. लेकिन यहाँ पर दोनों का जो है आधा आधा पेट भरा हुआ है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन की वजह से दोनों को जो है हार्म पहुँच रहा है. अगला टाइप का जो बायोटिक इंटरैक्शन है वो है प्रेडेशन एंड पैरासाइटिज्म. वन स्पीशीज बेनिफिट्स द अदर इज हार्म्ड. यहाँ पर सिर्फ एक स्पीशीज की बेनिफिट होती है और दूसरे स्पीशीज को हार्म पहुंचाया जाता है. फॉर एग्जांपल, प्रेडेशन, वन फिश किल्स एंड ईट्स. जाहिर सी बात है, प्रिडेशन करना यानी कि हंट वगैरह करना. एक बड़ी जो फिश होती है वो बाकी के दूसरे छोटे फिशेस को खाती है, तो छोटी जो फिश है उसे हार्म तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी फिश है उसे बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है. पैरासाइटिज्म, टिक गेन्स बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड, होस्ट इज हार्म्ड बाय लूजिंग ब्लड. फॉर एग्जांपल, अगेन मस्कीटो भी कह लें, यहाँ पर आदमी का खून पिया जाता है, आदमी का ब्लड लूज हो रहा है, लेकिन मस्कीटो जो है उसे गेन कर रहा है, उसे एनर्जी मिल रही है उस ब्लड को सक करने के बाद. तो इसे जो है प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म कहा जाएगा.
अमेंसलिज्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन स्पीशीज इज हार्म्ड द अदर इज अनअफेक्टेड। एक स्पीशीज जो है वो हार्म पहुंचती है लेकिन दूसरी स्पीशीज को किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता। देखिए अलग अलग बायोटिक इंटरेक्शंस के मीनिंग अलग अलग होते हैं, बहुत ध्यान में रखिएगा। हमने ऑलरेडी जो है कमेंसलिज्म के बारे में पढ़ा जहां पर एक बेनिफिट लेता है लेकिन दूसरा अनअफेक्टेड है, लेकिन अमेंसलिज्म जो है एक स्पीशीज हार्म होता है लेकिन दूसरा अनअफेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल अ लार्ज ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट, द स्मॉल प्लांट हैज नो इफेक्ट ऑन द लार्ज ट्री। जो कोई भी लार्ज ट्री के शैडो वगैरह में छोटे ट्रीज जो होते हैं उन्हें एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिलता और वो एडिक्वेट सनलाइट ना मिलने के कारण वो मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ट्री को किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता इन छोटे प्लांट्स के मर जाने से, तो इसे अमेंसलिज्म कहा जाएगा। आखिरी जो इंपॉर्टेंट बायोटिक इंटरेक्शन है वो है न्यूट्रलिज्म, यानी कि देयर इज नो बेनिफिट नॉर हार्म टू ईदर स्पीशीज। बेस्ट एग्जांपल यही है कि दो स्पीशीज जो है वो इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो रहे हैं, वो एक दूसरे पे किसी भी तरीके के इंटरेक्शन में अगर नहीं आएंगे तो उसे न्यूट्रलिज्म कहा जाएगा। ना ही कोई बेनिफिट है ना ही कोई हार्म है। परहैप्स इन सम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पार्टनर्स आर एग्जैक्टली द सेम, सो दे सम टू जीरो। अगर वो इंटरेक्शन में आ भी जाते हैं तो उन्हें स्पेसिफिक बेनिफिट जो है वो मिलता है या फिर स्पेसिफिक हार्म जो है वो दोनों को देखने को मिलता है, यानी कि न्यूट्रलिज्म होता है, दोनों का इक्विवेलेंट ही वहां पर शेयर होता है। बेस्ट एग्जांपल अगर हम कह सकें, दरअसल वो इंटरैक्ट ही ना करें यही बेस्ट है। लायंस है फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा कि एक ही डीर है, दो लायंस है, लड़कर जो है आधा आधा पेट खाने के बजाय वो डीर को भी छोड़ दे रहे हैं और बाकी के जो है वो दोनों लायंस अपने अलग अलग रास्ते चले जा रहे हैं, तो ये न्यूट्रलिज्म होगा। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन के बारे में। हम आगे के चैप्टर में न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।